तो हम लोग बात कर रहे थे आपका कहां तक कंट्रीब्यूशन, अभिदाय, ये कब कब करना पड़ेगा, इसके संबंध में बात हुई थी। और एक बात कही गई थी कि अगर क्रमबंधन और अभिदाय इसके बीच संघर्ष हो रहा है तो फिर हमेशा क्रमबंधन को वरीयता ये दी जाएगी। ठीक है, अभिदाय को वरीयता ये नहीं मिलेगी। यहीं पर बात खत्म की थी पिछले लेक्चर में, और आपसे उदाहरण दिया गया था कि मान लीजिए एक व्यक्ति है, दो संपत्तियों का स्वामी है, एक उसने एक को बंधक कर दी और दूसरी संपत्ति दूसरे को बंधक कर दी, फिर दोनों उठाई, एक तीसरे को बंधक कर दी और फिर उनमें से फिर एक संपत्ति को उठाया और चौथे को बंधक कर दिया। क्योंकि ऐसा हो सकता है एक ही संपत्ति के कितने भी बंधक ये किए जा सकते हैं, बस शर्त इतनी है कि बंधक के द्वारा जिन संपत्तियों पर प्रतिभूति ये निर्मित की जा रही है वे धारा 66 की परिभाषा के मुताबिक, ठीक है, निर्मित की जा सकती हो। ठीक है, अर्थात प्रतिभूति उन बंधकों के माध्यम से जो बंधक धन दिया जा रहा है उसके लिहाज से अपर्याप्त प्रतिभूति इस परिभाषा में ना आ रही हो। और अपर्याप्त प्रतिभूति आपने देखा था कब मान रहे थे, जबकि बंधक धन इससे 1/3 प्रतिभूति का मूल्य ज्यादा ये नहीं था, यह निर्माण था। ठीक है, जो प्रतिभूति के तौर पर दिया जा रहा था बंधक धन की, तो निर्माण की कीमत आधी अधिक ये होनी चाहिए थी। इस ढंग की चीज हम लोगों ने देखी थी। तो निष्कर्ष ये निकल रहा है कि एक ही प्रतिभूति पर कई सारे बंधक निर्मित किए जा सकते हैं, और यही किया है। एक व्यक्ति है, उसकी दो संपत्तियां हैं, एक को बंधक, दूसरी दूसरे को बंधक, फिर दोनों तीसरे को बंधक, और फिर उनमें से एक चौथे को बंधक, और फिर उनमें से दूसरी पांचवें को बंधक, ऐसे भी हो सकता है। तो जहां तक ऊपर के बंधकों का सवाल है वो सेक्शन 48 सीधी बात है, समय में जो पहले है उससे पहले, यानी पहली दूसरी उससे तो मतलब ही नहीं। अब तीसरी बार जो बंधक हुआ, इसमें पूर्व में जो दो बंधक संपत्तियां रखी गई उन दोनों को पुनः बंधक ये किया गया। यहां पर कंट्रीब्यूशन का सवाल पैदा होगा। यानी अगर पहले बंधकदार इसको संतुष्ट करने में ही प्रतिभूति खत्म हो गई, आप कहेंगे खत्म कैसे हो जाएगी जब पर्याप्त प्रतिभूति थी? अरे भूकंप आ गया, बाढ़ आ गई, 3/4 प्रतिभूति नष्ट हो गई, 1/4 बची, वो पहले ही बंधक के लिए पर्याप्त हुई, तो नीचे वाले खत्म, कुछ होगा ही नहीं। ठीक है, और वहां पर धारा 68 के मुताबिक बंधकदार व्यक्तिगत रूप से दायी हो तो हो, अन्यथा बंधक के संव्यवहार में बंधकदार का कोई व्यक्तिगत दायित्व तो ये तो होता ही नहीं बंधक धन के प्रति। भाई आप संपत्ति उसी को तो बिकवाएंगे या उसी का पूर्वबंध करवाएंगे। एज ए बंधकदार क्या रिलीफ आपके पास है? या तो आप विक्रय कराइए या पूर्वबंध कराइए या रिसीवर अपॉइंट कराइए, जो भी, ठीक है, आपको अनुतोष ये उपलब्ध हो वो प्राप्त करिए। हां ठीक है, धारा 68 में कुछ स्थितियां जरूर हैं जिनके उत्पन्न होने की दशा में बंधकदार व्यक्तिगत रूप से दायी ये मान लिया जाएगा किसके प्रति? बंधककर्ता के प्रति। तो या तो धारा 68 की स्थितियां हो, नहीं है तब तो स्थिति यही बनेगी आखिर कि आपको वे ही अनुतोष प्राप्त होंगे जो बंधकदार के
रूप में वर्णित है। तो अगर 3/4 प्रतिभूति ये नष्ट हो गई, 1/4 बची, और वो पूर्विक बंधकदार यानी जो सबसे पहला है उसी को संतुष्ट करने के लिए जरूरी है, तो बात ही खत्म, नीचे वाला कुछ मिलेगा ही नहीं। अगर धारा 68 के मुताबिक वे कार्यवाही करने के हकदार न हुए तो हुए तो होता रहेगा जो कुछ होगा। ठीक है, दो ऊपर के संतुष्ट हो सकते तो ठीक, और दोनों ऊपर के संतुष्ट होने के बाद भी संपत्तियां इतनी बची हुई हैं कि तीसरा जिसके पास दोनों संपत्तियां बंधक हैं वो संतुष्ट हो सकता है, तो ठीक है वो करेगा। अब क्रमबंधन की बात शुरू होगी। ठीक है, क्योंकि इस तीसरे के पास जो दो हैं उनमें से एक चौथे को दी गई, ठीक है, और उनमें से एक पांचवें को दी गई, ये भी हो सकता है। तो ये जो चौथा है, पांचवा नहीं, ये जो चौथा है ये क्रमबंधन के अधिकार का प्रयोग कर सकता है, पांचवा नहीं कर सकता, क्योंकि पांचवा अगर करेगा तो क्रमबंधन का वो नियम लागू हो जाएगा कि ऐसे किसी व्यक्ति के हित पर कोई प्रतिकूल प्रभाव कारित नहीं होना चाहिए जिसने बंधक संपत्ति में हित प्रतिफलेन अर्जित किया है, वो स्थिति आ जाएगी। क्योंकि पांचवें ने अगर क्रमबंधन क्लेम किया, ठीक है ना, पांचवें ने अगर क्रमबंधन, तो चौथा उसके हित पर प्रतिकूल प्रभाव आएगा, क्योंकि ठीक है ना, दो संपत्तियां तीसरे के पास है, तीसरे के पास दो संपत्तियां हैं, उनमें से एक चौथे के पास है, उनमें से एक पांचवें के पास है, ठीक है ना। अच्छा, अब उनमें से एक जो चौथे के पास है, ठीक है, और उनमें से एक जो पांचवें के पास है, तो पांचवा अगर कहेगा क्रमबंधन के अधिकार का प्रयोग करेगा तो कहेगा जो मेरे पास है उससे मत वसूली है, ठीक है ना, जो चौथे के पास है उससे वसूली है। तो अगर तीसरे ने जो चौथे के पास है उससे वसूलना शुरू कर दिया, ठीक है, तो चौथे के लिए हो सकता कुछ बचा ही ना, और ठीक है, लेकिन चौथा चूंकि समय में पहले है पांचवें से, ठीक है, चौथा चूंकि समय में पहले है, ठीक है भाई, टीपीए तो एक साथ चलेगी, सारे सेक्शन एक साथ चलेंगे ना, तो जो चौथे नंबर पर है इसे तो 48 का फायदा भी मिलेगा, क्योंकि ये समय में पहले है। तो चौथा, पांचवा नहीं, पांचवा बिल्कुल नहीं, ठीक है, चौथा क्रमबंधन मांग सकता है, और वो तीसरे से कह सकता है कि जो संपत्ति उसके पास बंधक नहीं है, ठीक है, उससे आप अपने बंधक धन का, ठीक है, जो वसूली है ये करिए। चौथा क्रमबंधन के अधिकार का प्रयोग कर सकता है, पांचवा नहीं कर पाएगा, क्योंकि पांचवा करते ही क्रमबंधन का अधिकार धारा 81 जहां दिया गया है उसकी लास्ट लाइनें वो आड़े आ जाएंगी कि कोई भी क्रमबंधन के अधिकार का प्रयोग केवल तब करेगा जबकि किसी ऐसे व्यक्ति के अधिकारों पर जिसने बंधक संपत्ति में हित प्रतिफलेन अर्जित किया है उसके अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े, ऐसे ही क्रमबंधन के अधिकार का प्रयोग हो सकता है। तो पांचवा अगर क्रमबंधन मांगेगा तो ये लाइनें उसका रास्ता रोक देंगी, लेकिन चौथा चूंकि पांचवें से समय में पहले है इसलिए सेक्शन 48 उसकी मदद करेगा, और सेक्शन 48 और सेक्शन 81 के सम्मिलित प्रभाव से, ठीक है, वो क्रमबंधन मांगने का हकदार हो जाएगा। जो पिछला क्लास था उसमें जब हमने समाप्त किया और लास्ट में हमने खुद सुना बैठ के, तो हमें यही ध्यान में आया कि हमने इसमें ये बात छोड़ दी, हमने वहां तक तो कहा कि दोनों संपत्तियां तीसरे के पास बंधक हुई और चौथी फिर उनमें से एक उठा करके चौथे को बंधक कर दी गई, यहीं पर रोक दिया हमने, ठीक है। फिर हमें लगा कि लोगों के मन में यह भी सवाल उठ सकता है कि अभी जो एक बची हुई वो पांचवें को बंधक कर दी, तब पोजीशन क्या बनेगी, ठीक है ना, ये भी तो हो सकता है। इसलिए सिर्फ वही नहीं, आगे अगर पांचवें व्यक्ति के पास भी चली गई संपत्ति तो पांचवा क्रमबंधन नहीं मांगेगा, ठीक है, पांचवा क्रमबंधन इसलिए नहीं मांग सकता क्योंकि सेक्शन 81 की लाइनें उसका रास्ता रोक देंगे, लेकिन चौथा मांगेगा, चौथा मांग सकता है, ठीक है ना।
क्यों? क्योंकि चौथा उसकी मदद सेक्शन 48 ये भी करने लगेगी, वो समय में पहले है। तो 48 और 81, और जब वो क्रमबंधन के अधिकार का प्रयोग करेगा तो कोई ऐसा नहीं उससे पूर्व, ठीक है, जिसका हित ये प्रभावित हो रहा हो। आप कहेंगे पांचवे का, तो पांचवा तो उसके बाद है भाई, पहले तो वही संतुष्ट होगा, चौथा ही संतुष्ट होगा, फिर कुछ बचे तो पांचवा ले, और कुछ नहीं बचता तो जाओ अपने, जो कुछ होगा होगा। ठीक है, तीसरा चौथे से पहले संतुष्ट होने का हकदार है। ठीक है, चौथा क्रमबंधन मांग रहा है, दिया। अब जो तीसरा है उसका पूरा बंधक धन मिल ही नहीं रहा, तो वो चौथे के पास जो संपत्ति बंधक है उससे भी वसूलेगा। ठीक है ना, क्योंकि चौथा भी इस प्रकार क्रमबंधन के अधिकार का प्रयोग थोड़ी कर सकता है जो किसी के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव कारित कर दे। ठीक है, और तीसरे का अधिकार है क्योंकि वो समय में पहले है। ठीक है ना, तो ये क्लियर पिक्चर उभर रही है। ये 81, 82 और 81, 82 दोनों प्रिंसिपल सूचना के अधीन नहीं है। आपको सूचना थी या नहीं थी कि आप जिस संपत्ति को बंधक रखकर धन उधार देने वाले हैं वो पूर्व में बंधक है, अर्थात कोई क्रमबंधन या कंट्रीब्यूशन मांगने का अधिकारी है इन संपत्तियों के संबंध में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। ठीक है, उसे क्रमबंधन और कंट्रीब्यूशन के हक कानून ने दिए हैं, वो उन्हें क्लेम कर सकेगा। ये सूचना के अधिकार के अधीन नहीं है। सूचना का अधिकार कह रहे हैं तो सूचना के अधीन ये दोनों अधिकार नहीं है। अब हम लोग बात करेंगे 83 की, और 83 पार्ट है किसका? धारा 60 का। 83 कह रहे हैं, 82, 83 दोनों ये धारा 60 के पार्ट, 82 नहीं बल्कि 83, 84। हाँ, 82 में तो कंट्रीब्यूशन ही है। 83 और 84 और 85 से 90 तक निरसित है, और फिर 91 और 92 ये जो सेक्शन है ये बेहद इंपॉर्टेंट है। 91 में जो अधिकार आपको दिया गया मोचन का अधिकार है। कौन कौन मोचन का अधिकार है ये कहना तो गलत है, क्योंकि मोचन का अधिकार तो धारा 60 में मिला, लेकिन सेक्शन 91 उन व्यक्तियों का उल्लेख करती है जो मोचन करा सकेंगे। इसका मतलब यह हो गया कि सेक्शन 91 बंधककर्ता के अलावा भी किन्हीं व्यक्तियों को मोचन का अधिकार देती है, क्योंकि मोचन का अधिकार बंधककर्ता का ही है, तो बंधककर्ता को तो मोचन का अधिकार रहेगा ही। वो कहां से रहेगा? धारा 60 से। धारा 60 जिसको मोचन का अधिकार देती है वो बंधककर्ता का अधिकार है, लेकिन केवल बंधककर्ता नहीं है जो मोचन करा पाएगा। कुछ व्यक्ति और हैं जो मोचन कराने के हकदार होंगे, और यह भी समझ लीजिए कि हर व्यक्ति मोचन नहीं करा पाएगा। कोई उठे और मोचन करा ले ये नहीं होगा, और कोई उठे और अगर मोचन करा भी लेगा तो जो मोचन करा लेगा उसे मिलेगा कुछ नहीं। ये मान लिया जाएगा कि उसने बंधककर्ता की ओर से दान कर दिए। ठीक है, बंधक धन जितने पैसे का था उतना पैसा उसने बंधकदार को बंधककर्ता की ओर से दान कर दिया है, यही माना जाएगा। कैसे माना जाएगा? जब सेक्शन 92 की व्याख्या हम करना शुरू करेंगे तब बात करेंगे। और क्यों ऐसा माना जाएगा? इसलिए ऐसा माना जाएगा क्योंकि बंधक संविदा से उत्पन्न होता है। भाई बंधक कैसे उत्पन्न होता है? संविदा से, और संविदा दो पक्षों के मध्य होती है, और वो भी उनकी सम्मति पर आधारित होती है। तीसरे पक्ष को उसमें घुसने का हक नहीं है अपनी मर्जी से। तो अगर हमने आपको बंधक, ठीक है, अपनी संपत्ति का कर रखा है, और कोई सड़क चलता आए और कहे कि
हम बंधक धन चुकाए देते हैं और कल बंधकदार की जगह कल से हम माने जाएंगे क्योंकि हमने बंधकदार का धन चुका दिया। ठीक है ना, बंधककर्ता ने तो चुकाया नहीं, हमने बंधककर्ता की ओर से चुका दिया। तो बंधकदार के अधिकारों में हम प्रत्याशित हो जाएं, अर्थात बंधकदार की जगह हम आ जाएं, उसकी ये बात नहीं चलेगी कि किसी की मर्जी नहीं है। तुम होते कौन हो भाई? हमने इनसे लिया था बंधक धन क्योंकि ये कम से कम ठीक आदमी है। हम बंधक धन नहीं भी दे पाएंगे तो कम से कम ये मेरे घर पे आके गाली गलौज तो नहीं करेंगे, ये कानूनी प्रक्रियाएं अपनाएंगे हमारे खिलाफ तो अपनाए, लेकिन घर पे खड़े होकर गाली गलौज तो नहीं करेंगे। हमारे घर के बर्तन भाड़े ये तो नहीं उठा के ले जाएंगे। तुम तो निहायत नीच आदमी हो, बदतमीज आदमी हो भाई। हम आपसे क्यों ले? आप कहो इनकी ओर से बंधक धन हम चुकाए देते हैं और बंधकदार की जगह हम आए जाते हैं। क्यों आ जाओगे भाई? काहे आ जाओगे? और अगर आपने चुका भी दिया तो माना यह जाएगा कि बंधककर्ता की ओर से आपने पैसे दान कर दिए बंधकदार को और बंधककर्ता बंधक धन के दायित्व से उन्मोचित माना जाएगा और तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि आप नहीं घुस सकते भाई। आप कैसे घुस जाएंगे? आपसे कई बार अच्छे जो एग्जाम है उनमें यह भी पूछ लिया जाता है कि क्या कोई स्वयं सेवक, इस व्यक्ति को स्वयं सेवक ही कहेंगे, क्या कोई वॉलंटियर ये बंधक धन का भुगतान करके, ठीक है, बंधकदार के अधिकारों में प्रत्याशित हो सकता है? इसका उत्तर नहीं हो सकता। ठीक है, बंधककर्ता का यह हक है। कहां? धारा 60 का में कि वो जिससे पैसा ले, ठीक है, उसको बंधक धन और प्रतिभूति निर्देशित करने का, ठीक है, असाइन करने का, समुपदेशन का हक किसका है? बंधककर्ता का। समुपदेशित करने का निर्देश ये वो बंधकदार को दे सकता है। कहां? धारा 60 का में। और इसी को आगे मान्यता सेक्शन 92 में मिलेगी। तो 91 और 92 बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है और 93, 94, 95 उसी के पूरक है। Whatever has been write down under section 91 and 92, ठीक है, 93, 94 और 95 उसी के कॉम्प्लीमेंट्री सेक्शन है। उनको साथ में पढ़े बिना 91 और 92 की बात कंप्लीट नहीं होती। और 96 में कुछ है ही नहीं। 96 में हक मिलेखों के निक्षेप द्वारा अगर आपने बंधक किया है, ठीक है, तो बंधकदार को कौन से हक प्राप्त होंगे? ठीक है, और 97 फिर निश्चित है। 98 में विलक्षण बंधक, इसके अगर आप बंधकदार हैं तो आपको क्या अधिकार प्राप्त होंगे? और 99 फिर निश्चित है। 100 में भार, 101 में विलयन न होना, 102 सूचना होगी, 103 4 नियम बनाने की शक्ति 104 में है, 103 में कुछ होगा और बंधक खत्म। 58 से बंधक शुरू होता है और 104 तक आता है। और बंधक एक ऐसा ट्रांजैक्शन है टीपीए में जो बेहद टफ है। ये तभी तक आसान है जब केवल इतना ही याद करो कि बंधक कितने प्रकार का होता है। अगर उसकी सारी चीजों को समझना शुरू करोगे तो टफ है। और बंधक जिस दिन खत्म होता है उस दिन टीपीए खत्म सी हो गई ऐसा माना जा सकता है, क्योंकि फिर कुछ बचता नहीं। पट्टा, विनिमय, दान। और दान तो ठीक है बहुत ही छोटा सा है, विनिमय भी जो कुछ है पट्टा है। ठीक है, पट्टा भी ऐसा कोई कठिन नहीं है, लेकिन जो सबसे कठिन है वो केवल बंधक है। अब हम लोग इसे समाप्त करने की ओर बढ़ रहे हैं, तो 83 और 84 इस पर बात होनी है। 83 और 84 ये पार्ट समझे जाते हैं धारा 60 में, क्योंकि धारा 60 में उसने कहा था
कि जिस दिन बंधक धन शोध्य हो जाएगा, शोध्य हो जाएगा यानी ड्यू हो जाएगा, जिस दिन बंधक धन शोध्य होने के पश्चात जो हक पैदा होगा बंधककर्ता का, वो कौन सा हक होगा? धारा 60 का। और बंधक धन शोध होने के पश्चात बंधकदार का जो हक पैदा होगा वो कौन सा होगा? धारा 67 का। और दोनों एक साथ पैदा होंगे बंधक धन शोध हो जाने के पश्चात। बंधक धन शोध होने के पश्चात बंधककर्ता को जो हक पैदा होगा मोचन का, ठीक है। और मोचन वो कैसे कैसे कराएगा? धारा 60 उसमें लिखता है, ठीक है, कि धारा 60 में मोचन के तरीके उसने लिखे हैं कि बंधक धन का निवेदन करेगा या बंधक धन का परिधान करेगा, या तो निवेदन करेंगे, आप टेंडर करेंगे बंधक धन का, और या फिर बंधक धन का एक्चुअल पेमेंट करेंगे, परिधान करेंगे, या फिर न्यायालय में निक्षिप्त करेंगे। निक्षिप्त ये हिंदी का वर्ड है और अंग्रेजी में जो इसके लिए शब्द है डिपॉजिट, ठीक है, इसके लिए अंग्रेजी में शब्द डिपॉजिट, उर्दू में जमा, ठीक है। तो बंधक धन न्यायालय में निक्षिप्त करेगा। निविदान और परिधान, इसके बीच हमने कई बार फर्क आपको बताया कि निविदान में क्या है? आप प्रस्ताव देते हो कि आपका अमुक धन है, हम देने को तैयार है। अब जब वो लेगा, क्योंकि आप जो कुछ कर सकते हो वो सिर्फ इतना ही है कि आप बंधक धन वापस करने का प्रस्ताव ये उसे दे दो, इससे ज्यादा तो कुछ है ही नहीं आपके बस में, आप इससे ज्यादा क्या करोगे? अब उसके ऊपर बात शुरू होती है, वो ले या न ले। अगर वो ले लेता है तो परिधान है, और अगर नहीं लेता है तो सिर्फ निविदान है। लेकिन चूंकि आपने अपनी लायबिलिटी को डिस्चार्ज कर दिया, इसलिए निविदान के पश्चात भी आप मोचन का अधिकार प्रयोग करने के अधिकारी धारा 60 के मुताबिक हो जाते हैं। और परिधान हो गया तब तो फिर मोचन के अधिकार का प्रयोग कर, ठीक है, हो ही चुका है या होने के जो स्थिति है वो आई गई है। लेकिन तीसरी स्थिति न्यायालय में निक्षेप, ये अगर बंधक धन का आप करना चाहते हो, ये सबसे सुरक्षित तरीका है इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि निवेदन आपने किया वो कहे किया ही नहीं, ठीक है, क्योंकि इतने ही लोग भले होते हैं कि जो कुछ वे करते या जो कुछ वे न करते उस सबको स्वीकार ही कर लेते, तो फिर कानून की जरूरत ही कहां थी? तब तो सारा समाज नैतिकता के नियमों से शासित हो सकता था। समाज में कानून की जरूरत इसीलिए है क्योंकि समाज नीच है, इसलिए जिस समाज में जितना ज्यादा कानून वो समाज उतना ही अधिक नीच है, ये मानकर चलना चाहिए। कानून की विद्यमानता, कानून की उपस्थिति ये समाज में नीचता के स्तर को रेखांकित करती है। ये अच्छे लोगों का समाज है इसको दर्शित नहीं करती। तो पैसा वो देगा, कोई जरूरी थोड़ा ही है कि बंधकदार ले ही लेगा, क्योंकि ले लेगा तो मोचन का अधिकार प्रयोग होगा, मोचन का अधिकार प्रयोग होगा तो आपको सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, आपको वो हित छोड़ना पड़ेगा बंधक संपत्ति में जो आपके पक्ष में अंतरित ये किया गया था, वो सब कुछ छोड़ना पड़ेगा आपको। आप तो कब्जा बनाए रखना चाहते हैं ना दूसरे की संपत्ति पर, तो आप क्या कहोगे? आप तो कहोगे दिया ही नहीं। अब वो साबित करता हूं मैं कि दिया था, हमने निवेदन किया था। अगर साबित नहीं कर पाया, ठीक है, तो अब तक का ब्याज भी उस पर चलना शुरू हो जाएगा, मैं अब तक का ब्याज भी दे वो, ठीक है। परिधान ये हो गया तब तो दोनों पक्षों में विवाद ही नहीं है, बात ही खत्म हो गई। लेकिन न्यायालय में निक्षेप ये सबसे सुरक्षित तरीका है। कारण यह है कि न्यायालय में निक्षेप का एविडेंस रहेगा, उस एविडेंस को नकारा नहीं जा सकेगा। तो न्यायालय में निक्षेप का हक ये धारा 60 से मिलता है कि बंधककर्ता न्यायालय में निक्षेप कर सकता है। कैसे करे? व्हाट शुड बी द प्रोसीजर? ठीक है, व्हाट प्रोसीजर शुड बी अडॉप्टेड बाय द
ठीक है, किसके द्वारा? मोर्टगेजी। इसके द्वारा क्या प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाए अगर वो न्यायालय में निक्षेप करता है, इस प्रोसीजर को धारा 82 और 83 में वर्णित ये किया गया है कि किस प्रक्रिया से उसे न्यायालय में निक्षेप करना चाहिए। और प्रक्रिया इसीलिए वर्णित की जाती है ताकि चीजें सुविधापूर्वक और ठीक से हो सके। प्रक्रिया और किसी चीज के लिए नहीं होती है, प्रक्रिया इसीलिए होती है किसी भी काम को करने की कि काम सुविधापूर्वक और ठीक से किया जा सके। प्रक्रिया हमेशा इसीलिए निर्मित होती। तो न्यायालय में निक्षेप की प्रक्रिया यह दी गई क्योंकि यह बंधक करता भी बहुत अच्छा आदमी होगा, ये कोई आवश्यक नहीं है, जरूरतमंद, ये हमेशा ठीक होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। हालांकि हिंदुस्तान में लोग यही मान के चलते हैं जो जरूरतमंद है वो सबसे ठीक आदमी है, जबकि ऐसा कोई गारंटी नहीं, गलत कोई हो सकता है। इसलिए दोनों के संबंध में प्रक्रिया निर्मित की जानी जरूरी है। जहां बंधकदार, ठीक है, ये बंधक धन के निक्षेप से इनकार ना कर सके, इसलिए न्यायालय में निक्षेप की सुविधा दी जा रही। वहीं वो प्रक्रिया भी निर्धारित कर रहे हैं सेक्शन 83 और 84 में, जिसके अनुसार निक्षेप करने पर ही बंधककर्ता, इसके संबंध में यह माना जाएगा कि इसने बंधक धन न्यायालय में निक्षिप्त कर दिया है, डिपॉजिट कर दिया है। प्रक्रिया क्या होनी चाहिए? देखें सेक्शन 83 कहता है किसी बंधक के बारे में दे मूलधन के शोध हो जाने के पश्चात, और मूलधन यानी बंधक धन, ठीक है, कहता है किसी बंधक के बारे में दे मूलधन के शोध हो जाने के पश्चात और बंधक संपत्ति के मोचन के लिए बाद वर्जित हो जाने से पहले, अगर बंधक संपत्ति के लिए बाद, बंधक संपत्ति के मोचन के लिए बाद ये वर्जित हो गया, यानी मोचन का बाद ये वर्जित हो गया, इसका मतलब प्रोबंध की डिग्री हो चुकी है, इसका मतलब विक्रय की डिग्री न सिर्फ हुई है बल्कि निष्पादित भी हो गई है, ठीक है, तभी तो मोचन के लिए बाद वर्जित होता है, अन्यथा तो ये मोचन का अधिकार पराजित ही नहीं हो सकता, ठीक है ना, धारा 60 के मुताबिक। तो क्या कहता है कि किसी भी समय जब मोचन के लिए बाद वर्जित हो जाए, उससे पहले किसी भी समय बस मूलधन शोध हो चुका हो, ठीक है, कहता है किसी बंधक के बारे में दे मूलधन शोध हो जाने के पश्चात और बंधक संपत्ति के मोचन के लिए वाद वर्जित हो जाने से पहले किसी भी समय बंधक करता या ऐसा वाद संस्थित करने के हकदार कोई भी अन्य व्यक्ति, ये कोई भी अन्य व्यक्ति क्यों लिखा है? क्योंकि देयर इज सेक्शन 91, आई हैव टोल्ड यू, ठीक है, सम टाइम बिफोर that there are, ठीक है, more than one person except the mortgagee who may get the, ठीक है, आपका जो मोचन है, who may get the redemption of the mortgage property, ठीक है, मोचन का अधिकार सिर्फ बंधककर्ता प्रयोग करेगा, ऐसी बात नहीं, बंधककर्ता के अलावा भी व्यक्ति है, धारा 91 में वर्णित है, वो मोचन का अधिकार प्रयोग कर सकेंगे। इसीलिए यहां लिख रहा है कि बंधक यानी मूलधन शोध हो जाने के पश्चात और बंधक के लिए, बंधक के मोचन के लिए बाद वर्जित हो जाने से पूर्व किसी भी समय बंधक करता या कोई ऐसा अन्य व्यक्ति, ठीक है, कैसा कोई भी कैसा व्यक्ति जो बंधक संपत्ति को मोचित कराने का हकदार है, ठीक है, ऐसा कोई भी व्यक्ति ऐसे किसी भी न्यायालय में जिसमें वह ऐसा वाद संस्थित कर सकता था, उस बंधक के बारे में शोध अवशिष्ट राशि का बंधकदार के नाम निक्षेप कर सकेगा। यानी निक्षेप करने का हकदार कौन है? या तो बंधक करता या ऐसा कोई व्यक्ति जिसे, ठीक है, इस प्रकार का निक्षेप करने का हक है, और वे व्यक्ति जिन्हें इस प्रकार का निक्षेप करने का हक है, ये कहा सेक्शन 91 में वर्णित है। और हम लोग इसे जल्दबाजी में जब एलएलबी में पढ़ रहे होते हैं तो कैसे पढ़ते हैं कि कोई भी आदमी जमा कर देगा। अरे कोई भी कैसे जमा कर देगा? बंधक इनके बीच होगा, जमा कर जाएंगे आके चार्ल्स शोभराज, और चार्ल्स शोभराज इनकी प्रॉपर्टी कल कर लेंगे सारी कब्जा, ठीक है, कोई नहीं,
सिर्फ वही लोग जो सेक्शन 91 में वर्णित है। अपरिचित बिल्कुल नहीं। ठीक है, अपरिचित कर देगा, कर दे, ठीक है ना। केवल न्यायालय में निक्षेप करने का हक किसे मिला? बंधककर्ता को या फिर ऐसे किसी अन्य व्यक्ति को जो ऐसा करने के लिए हकदार है। और किस न्यायालय में करे? क्योंकि न्यायालय तो हिंदुस्तान में बहुत है। ठीक है, तो उस बंधक के संबंध में जिस न्यायालय में मुकदमा आ सकता है, और उस बंधक के संबंध में किस न्यायालय में मुकदमा आ सकता है, किससे तय होगा? धारा 16, 17 और 18। कौन? सीपीसी। ठीक है, क्योंकि अचल संपत्ति के संबंध में बंधक अचल संपत्ति से संबंधित मुकदमा है। और इससे ठीक है किस न्यायालय में संस्थित किया जाए, उसके लिए लोकल जुडिक्शन तय होगा 16, 17 और 18। सीपीसी। उसके मुताबिक जिस न्यायालय में मुकदमा ये दायर किया जा सकता हो, उस न्यायालय में बंधककर्ता या कोई अन्य व्यक्ति जो ऐसा करने के लिए हकदार है, ये बंधक धन का निक्षेप यानी जमा ये कर सकते हैं। ठीक है, ये सेक्शन 82 हुआ जो न्यायालय इसे तय कर रहा है जिसमें ऐसा निक्षेप किया जाएगा, और वह व्यक्ति तय कर रहा है जिसके द्वारा ऐसा निक्षेप किया जाएगा। अब सेक्शन 83 देखें, कहता बंधककर्ता द्वारा निक्षिप्त धन पर अधिकार, ये किसका होगा? जाहिर है बंधकदार का होगा। ठीक है, तदुपरि जब तदुपरि मतलब क्या हुआ? सेक्शन 83 की कंप्लायंस होने के बाद, ठीक है, इधर लिखा है द कोर्ट शैल देयर अपॉन। ठीक है, देयर अपॉन का मतलब क्या हुआ? जब ऐसा कर दिया जाएगा, ठीक है, तो तदुपरि न्यायालय निक्षेप की लिखित सूचना की तामील बंधकदार पर कराएगा, क्योंकि बंधकदार को सपना नहीं आ रहा। ठीक है, और अफवाहों पर बंधकदार विश्वास करने के लिए बाध्य भी नहीं है, और बंधकदार किसी तथ्य की जांच करने के लिए भी बाध्य नहीं। हो सकता बंधककर्ता बताकर उसे आए कि हम जमा करने जा रहे हैं, लेकिन हो सकता फिर जमा ही ना करे तो। ठीक है, इसलिए बंधकदार बताकर आया नहीं आया, बंधकदार को पता है नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं। तदुपरि जब ऐसा हो जाएगा, यानी मुकदमा संस्थित हो जाएगा, बंधक धन का निक्षेप हो जाएगा, तो न्यायालय बंधकदार पर लिखित सूचना यह तामील कराएगा कि ऐसा निक्षेप हो चुका है। ठीक है, अच्छा, और बंधकदार वाद पत्रों के सत्यापन के लिए विधि विहित प्रकार से सत्यापित ऐसी अर्जी पेश करने पर, वाद पत्रों के सत्यापन के लिए जो विधि विहित की गई है उस तरीके से, ठीक है, एक अर्जी पेश की जाएगी। किसके द्वारा? बंधकदार के द्वारा। और बंधकदार वो वादों के सत्यापन के लिए जो विधि विहित की गई वो कहां? आदेश 8, वो आदेश 7, आदेश 7 नियम 15 होगा या 16 होगा, जिसमें वाद पत्रों का सत्यापन किया जाएगा, ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, तो वाद पत्रों के सत्यापन के लिए विधि द्वारा विहित प्रकार से बंधकदार एक एप्लीकेशन यानी पूरा प्लेंट ही तैयार करके देगा। ठीक है, क्योंकि वाद पत्रों के सत्यापन के लिए जो विधि विहित है उस प्रकार से प्लेंट तो नहीं होगा, होगी एप्लीकेशन ही, लेकिन एप्लीकेशन में जो फैक्ट लिखे होंगे वे उसी प्रकार सत्यापित किए गए होंगे जिस प्रकार से वाद पत्रों का सत्यापन होता है। ठीक है, वाद पत्रों के सत्यापन की जो रीति विहित है कहां? आदेश 7 में है। वो रीति क्या कहती कि वाद पत्र में जो तथ्य आप उल्लिखित करेंगे उनमें से जो आपकी व्यक्तिगत जानकारी के मुताबिक सत्य हो, उन्हें लिखिए कि ये मेरी व्यक्तिगत जानकारी के मुताबिक सत्य है, और जो विधिक परामर्श की सत्यता के विश्वास के आधार पर सत्य होना आप विश्वास करते हो उनके बारे में वैसा लिखिए। तो ऐसे ही बंधकदार लिखकर आएगा। ठीक है, पेश करने पर, जिसमें बंधक मध्यस्थ तब शोध रकम और इस तरह निक्षिप्त रकम को ऐसी रकम के पूर्णतः भुगतान में प्रतिग्रहित करने के लिए अपनी रजामंदी कथित हो, और उसी न्यायालय में बंधक विलेख और बंधक संपत्ति सब दस्तावेजों को जो उसके अपने कब्जे या शक्ति में हो निक्षिप्त करने पर उस धन के लिए आवेदन कर सकेगा और उसे प्राप्त कर सकेगा, तथा ऐसे निक्षिप्त बंधक विलेख और अन्य सब ऐसी दस्तावेजें बंधककर्ता या यथापूर्वक अन्य व्यक्ति को परिदत्त कर दी जाएंगी। यानी बंधकदार क्या क्या करेगा? एप्लीकेशन पेश करेगा। उस तरह
जिस तरह बात पत्रों के सत्यापन के लिए रीति विहित की गई है, और उसमें यह लिखेगा कि वह जो बंधक धन निक्षेप हुआ है इसे पूर्णता प्रतिग्रहित करता है या नहीं करता है, ठीक है ना, बंधक धन के भुगतान के बदले में। और सब दस्तावेज हैं, जितनी चीजें हैं उसके पास बंधकदार के तौर पर, वो सब चीजें भी पेश करेगा, न्यायालय में जमा करेगा। और जब ऐसा वो कर देगा तब वो बंधक धन पाने का हकदार होगा, इससे पहले नहीं। यानी बंधक धन अगर उसे प्राप्त करना है तो वो अर्जी पेश करे, लिखे उसमें कि वो बंधक धन के भुगतान में ये सारी चीज स्वीकार करता है या नहीं करता है, और उसके कब्जे में बंधक के संबंध में जो कागजात हैं वो सारे के सारे न्यायालय में जमा कर दें। वो बंधककर्ता को देना न देना ये न्यायालय का काम है, आप इतना कर दें और बंधक धन लें, अपने घर जाएं, ठीक है। लेकिन मान लीजिए बंधककर्ता ने पूरा बंधक धन जमा ही नहीं किया, कम जमा किया, तब पोजीशन क्या हो, आगे कहता है कि जहां की बंधक संपत्ति बंधकदार के कब्जे में है, हाँ ये भी हो सकता है कि बंधकदार के कब्जे में हो संपत्ति, वहां न्यायालय ऐसी निक्षिप्त रकम का उसे संदाय करने से पहले, यानी बंधकदार को, उसे किसके लिए है, बंधकदार के लिए, यानी बंधकदार को ऐसी निक्षिप्त रकम का संदाय करने से पहले यह निर्देश देगा कि वह बंधककर्ता को उसका कब्जा परिदत्त करे, रिकवरी ऑफ पोजीशन ये कराएगा, और बंधककर्ता के खर्च पर, बंधककर्ता के खर्च पर, बंधकदार के खर्च पर नहीं, बंधककर्ता के खर्च पर, या तो बंधक संपत्ति बंधककर्ता को, ठीक है, मान लीजिए कब्जा वापस होने के लिए रजिस्ट्रेशन होना है, रजिस्ट्रेशन पर पैसा लगना है, वकील साहब पैसा लेंगे, ठीक है, स्टैंप खरीदे जाएंगे, तो खर्चा कौन करेगा, बंधककर्ता। तभी लिख रहा है कि बंधककर्ता के खर्चे पर या तो बंधक संपत्ति बंधककर्ता को या ऐसे अन्य व्यक्ति को जिसे बंधककर्ता निर्देशित करे, प्रति अंतरित करे, यानी वापस करे, ठीक है ना, या तो बंधककर्ता को या वो जिसे निर्देश दे उसे। खर्च कौन करेगा, बंधककर्ता, या तो ये करे, और या यह लेखबद्ध अभिस्वीकृति, अभिस्वीकृति यानी एक्नॉलेजमेंट, ठीक है, यानी रसीद, ये रसीद इसलिए शब्द नहीं लिखा क्योंकि वो पैसे के संबंध में होती है। अभिस्वीकृति का मतलब हुआ कोई भी तथ्य अभिस्वीकृत करना, ठीक है, और अभी शब्द जहां पर आ जाएगा वहां हम हमेशा दूसरे का बोध लेते हैं, यानी आपके द्वारा ये, यानी बंधकदार के द्वारा ये तथ्य स्वीकृत करने वाला कोई लेख जिसमें वो ये स्वीकार करेगा कि ऐसा कोई अधिकार जो बंधकदार के रूप में उसे प्राप्त था बंधक की संपत्ति में, और जो बंधक की संपत्ति में बंधककर्ता के हक को कम करता था, वो अधिकार आज की डेट पर निर्वापित हो गया, अर्थात खत्म हो गया। निर्वापित का अर्थ क्या है, खत्म हो गया, ये खत्म हो गया है। ऐसी अभिस्वीकृति को अभिस्वीकृत करने वाला एक दस्तावेज वो, ठीक है, निष्पादित करे कौन, बंधकदार, ये अपेक्षा होगी, ठीक है। कहता है या यह लेखबद्ध अभिस्वीकृति कि ऐसा कोई अधिकार जो बंधककर्ता के उस हित का अल्पीकरण करता है जो बंधकदार को अंतरित किया गया है, ठीक है ना, बंधकदार को जो हित दिया गया उसके कारण तो बंधककर्ता का हित अल्पीकृत होता है, ठीक है, निर्वापित हो गया यानी खत्म हो गया है आज की डेट पर, ठीक है, निष्पादित करे जहां की बंधक, ठीक है, लिखत द्वारा किया गया हो, रजिस्ट्रीकृत कराए, ठीक है, और अगर लिखा हुआ बंधक है तो ये जो दस्तावेज वो अभिस्वीकृत करेगा, ठीक है, अभिस्वीकृति ये जो करेगा इसे रजिस्ट्रीकृत भी कराना होगा, इसे रजिस्टर्ड भी कराना होगा, यानी अब तो मौखिक बंधक हो गई कितने के लिए, यानी हमेशा ही रजिस्टर्ड कराया जाएगा इसे, ठीक। अच्छा, सेक्शन 84 कहता है ब्याज का बंद हो जाना। अगर बंधककर्ता ने पैसा जमा कर दिया, बंधकदार को न्यायालय ने सूचना भी दे दी, अब ये आ ही नहीं रहे, ठीक है, निकालने ही नहीं आ रहे, तदुपरि नहीं करना चाहिए ना, अर्जी पेश करें, सारी चीजें दें, ठीक है, ये कुछ कर ही नहीं रहे, घर पे बैठे आराम से, तो बैठे रहो, ब्याज उसी दिन से लगना बंद हो जाएगा जिस डेट में पैसा जमा हो गया न्यायालय में। क्यों नहीं निकालना है आप, निकालिए। हां, अगर उसने आधा अधूरा जमा किया है बंधककर्ता ने तो ब्याज लगना बंद नहीं होगा, यह सेक्शन 84 कह रहा है। क्या कहता है, जबकि बंधककर्ता ने या यथापूर्वोक्त अन्य व्यक्ति ने
बंधक पर शोध्य अवशिष्ट रकम निविदत्त कर दी है या न्यायालय में धारा 83 के अधीन निक्षिप्त कर दी। निविदान भी अगर हो गया तो भी बंद हो जाएगा, लेकिन निविदान फिर साबित करना पड़ेगा ना कि हुआ था, और साबित करना हमेशा कठिन होता है, ठीक है। लेकिन निविदान भी अगर साबित हो गया तो उसी डेट से ब्याज बंद, ठीक है। और न्यायालय में निक्षेप अगर हुआ तब तो फिर साबित है ही है, तब तो फिर इसीलिए न्यायालय में निक्षेप सबसे अच्छी स्थिति है, ठीक है। कहता है जबकि बंधककर्ता ने यथापूर्वोक्त अन्य व्यक्ति ने बंधक पर शोध अवशिष्ट रकम निविदित कर दी है या न्यायालय में धारा 83 के अधीन निक्षिप्त कर दी है, तब निविदा की तारीख से या निक्षेप की दशा में जहां की पहले ऐसी रकम की कोई निविदा नहीं की गई है, जो ही बंधककर्ता या पूर्वोक्त अन्य व्यक्ति वे सब बातें कर देता है, यानी निविदा भी की गई और बाद में न्यायालय में निक्षेप ये भी हुआ है, निविदा भी साबित हो गई, न्यायालय में निक्षेप की तो साबित है, तो निविदा की तारीख से ब्याज बंद हो जाएगा, ठीक है। तब न्यायालय में निक्षेप की तारीख से बंद हो ऐसा नहीं होगा, भाई हमने आपको निविदा की, आपने लिया नहीं, हमने न्यायालय में निक्षेप कर दिया, साबित हमने निविदा भी कर दी कि हमने उधर, तो निविदा से बंद, तो न्यायालय में निक्षेप से नहीं। अब दूसरी स्थिति हो सकती है हमने निविदा की नहीं की लेकिन साबित नहीं है, जब साबित नहीं तो की ये माना ही नहीं जाएगा, फिर न्यायालय में हमने निक्षेप किया तो न्यायालय में निक्षेप के दिन से बंद, ठीक है ना, ये स्थिति रहेगी। अच्छा, कहता कि जो ही बंधक करता है पूर्वोक्त अन्य व्यक्ति वे सब बातें कर देता है जो उसे बंधकदार को न्यायालय से ऐसी रकम निकालने के योग्य करने के लिए करनी है, और वो कहां करनी है बताया 83 में, उसे क्या क्या करना है, ठीक है ना, ये सारा कुछ करनी है। और बंधकदार पर धारा 83 द्वारा अपेक्षित सूचना की तामील हो जाती है। अब तामील होनी चाहिए, मान लीजिए न्यायालय ने सूचना भेजी, डाकखाने की हड़ताल हो गई या किसी और को दे आए, उसमें सूचना की तामील ही नहीं है, तो फिर ब्याज बंद नहीं होगा, ठीक है ना। हो जाए तामील हो जाए बंधकदार पर सूचना की कि भाई आकर निकालिए और फिर ना निकाले तो ब्याज बंद, ठीक है ना, तो ही मूलधन पर ब्याज चलना बंद हो जाएगा। परंतु जहां की बंधककर्ता ने ऐसी रकम को उसकी पूर्व निविदा किए बिना निक्षिप्त कर दिया है, यानी निविदा की नहीं, सीधे सीधे निक्षिप्त कर दिया, और तत्पश्चात उसका या उसके किसी भाग का प्रत्याहरण कर लिया, वहां मूलधन पर ब्याज ऐसे प्रत्याहरण की तारीख से देय होगा। अब हमने जमा कर दिया बंधककर्ता के रूप में, सूचना की तामील ये हो गई, वो निकालने आता तब तक उसमें से 10,000 रुपए निकाल लिए, जो हमने जमा किया उसमें 10,000 हमने निकाल लिए, ठीक है, तो फिर ब्याज बंद नहीं होगा। फिर जिस दिन हम पैसे का विड्रॉल कर लेंगे, भले ही पार्टली हमने विड्रॉल किया है, उसी डेट से ब्याज फिर चालू, ठीक है, उसी डेट से फिर चालू हो जाएगा। अच्छा, जबकि मूल संविदा वर्तमान हो कि बंधकदार इस बात का हकदार होगा कि बंधक धन के समुदाय या निविदा से पूर्व उसे युक्त सूचना दी जाए, तो ऐसी सूचना यथास्थिति निविदा या निक्षेप करने से पहले नहीं दी गई है तो इस धारा की या धारा 83 की कोई भी बात बंधकदार को ब्याज के लिए अपने अधिकार से वंचित करने वाली न समझी जाएगी। यानी अगर बंधक की संविदा में ही ये उल्लिखित है कि बंधककर्ता जब भी निविदान करेगा पैसे का या न्यायालय में निक्षेप करेगा तो पहले उसे सूचना देगा बंधकदार को, और फिर निविदान या निक्षेप ये करेगा, और बंधककर्ता ने इस शर्त का पालन नहीं किया, ठीक है ना, तो फिर निक्षेप या निविदा हो जाने के बाद भी, ठीक है, ब्याज का चलना बंद नहीं होगा, ठीक है, फिर ब्याज चलता रहेगा। यानी अगर बंधक विलेख में कुछ लिखा है तो 83 और 84 की बात सूचना के संबंध में लागू नहीं होगी, बाकी लागू होगी, सूचना के संबंध में लागू नहीं होगी। लेकिन बंधक विलेख में अगर कुछ नहीं लिखा तो फिर सूचनाएं इसी प्रकार से दी जाएंगी। तो ये कोई कठिन बात नहीं थी 83 और 84, ठीक है ना, और 85 से 90 निरसित है, और 91 और 92 बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मुझे लगता है बंधक खत्म होने में 3 दिन लगने चाहिए, 3 से ज्यादा नहीं लगने चाहिए, बाकी ईश्वर की मर्जी, देखते हैं।